अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है मॉड्यूल 14 का पार्ट टू। इस जैसे कि हमने पहले पार्ट में बात की थी, इस मॉड्यूल को भी हमने 3 पार्ट के अंदर ख़त्म करना है। फर्स्ट मॉड्यूल आप किसने देख चुके होंगे। सेकंड मॉड्यूल का मॉड्यूल 14 का सेकंड पार्ट इसके अंदर हम डिस्कस करना है। और टॉपिक हमारे हैं टॉपिक 121 टू 127। और स्पेसिफाई इस वजह से नहीं किया जा रहा है क्योंकि बाज़ औक़ात हमें हैंडआउट्स के अंदर जाना पड़ रहा है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। जो इन्वेंट्रीज तो हम डेफिनेशन देख चुके हैं। और हर सारा वो रॉ मटेरियल्स, सारे वो स्पेयर जो स्टोर में पड़े हैं वो आपकी इन्वेंट्री है। सारा जो स्टोर के अंदर सामान पड़ा है, जो फिनिश गुड है, वो भी आपकी इन्वेंट्री है। और जो आपका फिनिश हो गया है वो भी आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है जी। अब इन्वेंट्री की प्रॉपर डेफिनेशन, जो डेफिनेशन लिखनी है आपने, वो आप देख लीजिएगा बुक के अंदर। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन के टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज के अंदर हमने मटेरियल इन्वेंट्री, ठीक है जी, मटेरियल इन्वेंट्री में क्या था, वही रॉ मटेरियल हमारा जो कि हम यूज़ कर रहे थे। इसकी अगली स्लाइड के हम इसको मजीद देखेंगे। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, वही हमने कहा था जो कारखाने के अंदर हमारा सामान अभी अभी सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, मीन्स के अभी तैयार नहीं हुए, जो आधा सोफ़ा तैयार हुआ, आधा बेड तैयार हुआ, जो आधे 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 सारे तैयार हुए हैं। ठीक है जी। और फिनिश गुड्स आधे मीन्स के हो सकता है कोई अभी स्टार्ट किया हो सकता है कोई एंड के करीब हो, तो आधा हाफ ना समझ लीजिएगा इसको। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो आपके बिल्कुल रेडी है, या शोरूम पे आपने वाले को सेल कर दिया कि ये लो भाई, ये आप ये पैसे दे दो, ये आप रख लो, फिनिश गुड प्रोडक्ट आपके कारखाने का। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अंदर मटेरियल सप्लाईज को थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है कि मटेरियल सप्लाईज के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आता, याद रखिएगा। और इसके अंदर डायरेक्ट सप्लाईज भी आती हैं, वो पॉलिश वाले मटेरियल भी पड़े होते हैं। ठीक है। और ऑफिस सप्लाईज, देखिए आपके ऑफिस भी होंगे, ऑफिस के अंदर बहुत सारे हो सकता है, बॉल पेन यूज़ करें, पेपर यूज़ करें, प्रिंटर के पेपर जो यूज़ करें, प्रिंटर का टोनर भी पड़ा हो सकता है। ठीक है। प्रिंटर और ऑफिस की चेयर्स भी हो सकती हैं। एक तो चेयर्स आप बना रहे हैं वो नहीं, जो आपके ऑफिस की चेयर्स हैं वो भी आपकी इन्वेंट्री है। और आपके ऑफिस में और बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं वो भी आपकी इन्वेंट्री, ऑफिस इन्वेंट्री कहलाती है। शिपिंग सप्लाईज मीन्स कोई ऐसा प्रोडक्ट, देखो सोफ़ा तो पैक करके भेज देनी आप कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि आप तैयार करते हैं, क्या तैयार करवाएं जी, चले जी हम तैयार करते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमने तैयार किया तो आपने देखा होगा कि एक प्लास्टिक की डब्बी के अंदर टूथपेस्ट डला होता है। ठीक। उस सारे से टूथपेस्ट मिला के हमने एक बड़े डब्बे के अंदर, गत्ते वाले डब्बे के अंदर डाल देते हैं, जिसको कहते हैं ना गत्ते वाला डब्बा है। ठीक है। उसको वो शिपिंग सप्लाईज है, उसका भी रॉ मटेरियल पड़ा होता है, ज़ाहिर है फिनिश प्रोडक्ट जब तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर डब्बे में डाल के तो फिर हम बेचते हैं। वर्क इन प्रोसेस की मजीद की कोई है नहीं, तो इसके लिए ये वही बाकी मटीरियल सप्लाईज की थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला था, वो कर दिया आपको। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर। मैं स्लाइड्स उस तरह फॉलो नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंट टिप्स जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर इनडायरेक्ट मटेरियल सप्लाईज। अभी मैंने बताना आपको ये है स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होते हैं। अच्छा जी, आपकी देखें, आप सपोज कि आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा हो आरा, देखो ना आरा जिसमें लकड़ी काट रहे होते हैं। ठीक है जी। वो आरे का जितना भी सामान है, देखिए आरे के अंदर जितना भी सामान हो, आरा बिजली पे चलता है, बिजली से रिलेटेड जितना भी सामान हो, सारा जो कुछ भी है, तो जो भी आपकी मशीन से रिलेटेड आपके स्पेयर्स पड़े हैं, आपकी कारखाने के अंदर बिजली के सर्किट बोर्ड पड़े हैं, बल्ब पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कारखाने के अंदर होती हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता उसके साथ। ठीक है। तो ऐसे सामान, सारे सामान को स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट तो जाहिर है इनकर हो सकती है। अच्छा जी, और स्पेसिफिकली हमने पॉलिश की एग्जांपल तो बड़ी अच्छी हमने ली हुई है। ठीक है जी। तो वो पॉलिश की उसके साथ हम अटैच हो सकती है, पॉलिश करेंगे सबको, तो वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स के अंदर कहलाएगा। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड सप्लाईज इज इंक्लूडेड इन एफ एच बाय एडजस्टिंग ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ कंज्यूम मीन्स के वो स्टोरेज पे या वो इनडायरेक्ट सप्लाईज जो हमने कंज्यूम कर ली, उनकी कॉस्ट को एफ ओ एच कंसिडर किया जाता है। और उसको फाइनल कैसे निकाली जाती है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर दी जाती है, और जितनी यूज़ हुई या परचेज़ की उसके अंदर, और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी जाती है। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमने फॉर्मेट पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट हम हैंड आउट से पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए उधर चलते हैं। अच्छा, फॉर्मेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखा हुआ है। फॉर्मेट मीन्स, क्योंकि हम इसमें वैल्यूज़ नहीं डालेंगे, जस्ट हम समझेंगे कि ये किस तरह बनती है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या आइटम्स होते हैं, क्या क्या कंटेंट होते हैं।
जी सैम्पल कंपनी मींस के एबीसी कंपनी की जगह सैम्पल कंपनी लिख दिया उसने। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं उसका फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। क्या मतलब हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो ये वाला सेंटेंस है जो मैं अभी आपके सामने हाईलाइट भी कर देता हूँ, इनकम स्टेटमेंट की तरह का है। याद रखिएगा ये फॉर द ईयर बनती है, ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, देखिए हम मैन्युफैक्चर कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे प्लास्टिक के बर्तन बना रहे हैं हम, ठीक है, या हम साबुन बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं हम, ठीक है, और मीन्स के कुछ भी बना रहे हैं तो उसके लिए अंदर रॉ मटेरियल यूज़ होना है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है हमने, तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे। और इधर देखिए कोई इसके सामने कोई प्राइस है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कैसे? ओपनिंग इन्वेंट्री, सबसे पहले कि आपने जब स्टाल स्टार्ट हुआ आपका, तो आपके पास जो भी पड़ी हुई थी आपने इधर लिख ली ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। अच्छा, 3 कॉलम क्यों होते हैं ये देख लें। जो सबसे पहला वाला कॉलम होता है वर्किंग का होता है, दूसरा कॉलम भी वर्किंग का होता है, तीसरा कॉलम जो है ना फाइनल वैल्यूज़ के लिए होता है। अभी करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर फर्दर वर्किंग की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए जी, ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने सेकंड वाले कॉलम में डाल देते हैं, सही है जी, ये आ गया था। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर वर्किंग की ज़रूरत थी, यस है, बताता क्या इन्वेंट्री वो बताता हूँ आपको। ये आगे इधर, क्योंकि पर जो रॉ मटेरियल का किराया भी तो लगता है, उसको वापस भी तो करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है, ब्रैकेट कैरी इनवर्ड, उस पर किराया लगा जो लाने के लिए, ये लिख दिया। अदर रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट मटेरियल, क्या मतलब आपने स्टोर में वेयर हाउस में डाला, वहाँ पे बंदा भी तो रखा हुआ था एक, ठीक है, उसका किराया वगैरह उसकी वेजेस वगैरह, ये डायरेक्ट ये इसमें मटीरियल में आ जाएंगी ना, ठीक है ना, मटेरियल को हैंडल कर रहा है तो मटेरियल उसके अंदर आ जाएगी उसकी। अच्छा जी, तो हमने ये लिख दिया, और ये चारों को जब सम किया तो हमने ले आए इसको इसके सामने, ठीक है। अभी वर्किंग आप खुद सोचें, रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या है, कुछ नहीं लिखा था ओपनिंग इन्वेंट्री के, कोई इधर नहीं डाला इधर डाला, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री इटसेल्फ कुछ नहीं है जब तक हमें जो सारा मटेरियल हमने वो केयर कर लिया, परचेज कर लिया, वो यहाँ पे एंड में जो हमारे पास बच गया वो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गया, ठीक है। जो पहले पड़ा था वो खरीदा वो, और माइनस में एंड में जो बच गया, सब को करने के बाद हमने फाइनल वैल्यू लिया है इधर, ठीक है जी, समझ लगी आप लोगों को। अच्छा जी, फिर आगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर में तो कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, तो फाइनल कॉलम में डाल देते हैं इसको, ठीक है जी। अदर डायरेक्ट कॉस्ट भी इसके अंदर कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, तो फाइनल कॉलम में डाल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर कॉस्ट आ गई, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर जिसको हमने कहा था प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर कॉस्ट आ गई हमारी। अच्छा जी, प्राइम कॉस्ट जो थी वो हमने कहा था कि जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है सबको ऐड कर देते प्राइम कॉस्ट बन जाती है। देखें इसी तरह के 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको कुछ नंबर दिए फिगर दिए होंगे, कहेगा प्राइम कॉस्ट निकाल दो, बस ऐसे निकाल दिए, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आगे हैं प्राइम, वही चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला ही, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही चल रहा है। अच्छा आगे आ जाइए फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट क्या थी? इनडायरेक्ट कास्ट जितनी भी थी सबको ऐड कर देंगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी एफ एच भी इसको कह सकते हैं, एब्रीविएशन भी आ सकता है एफ, ठीक है जी। अब एफ कैलकुलेट कर लेते हैं जी। इनडायरेक्ट मटीरियल, ठीक है जी, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है जी, और पावर एंड फ्यूल। अच्छा आप कहेंगे कि इधर इसकी वर्किंग क्यों नहीं दिखाई, मतलब दिखा सकते हैं, अगर ज़रूरत है इनडायरेक्ट मटीरियल लाने में भी अगर कोई खर्चा आ रहा है तो ज़ाहिर आप इसकी वर्किंग शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटीरियल, ठीक है, सेकंड कॉलम इनडायरेक्ट लेबर, पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल कहाँ से आ गई, ये कहाँ से लेके आ गया, ये पावर एंड फ्यूल इस वजह से लेके आया, देखिए मशीन चलेगी तो बिजली पे चलेगी, अब आपकी गाड़ी भी तो यूज़ हो रही होती है, इधर उधर आप आना जाना लगा रहेगा आपका, ठीक है। चलिए इसको छोड़ें आप, हम डीजल इंजन की एग्जांपल ले लेते हैं जो उधर ही बिजली आपके लिए पैदा कर रहा है, स्पेसिफिकली मशीनों के लिए पैदा कर रहा है, तो पावर एंड फ्यूल कर ली ना। चीज़ें रिलेट तो हम ऐसे ही कर लेते हैं ना, बैठे बैठे ही कर लेते हैं। अच्छा जी, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन कहाँ से लेके आ गया, सोचो 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 सोचो। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन लेके आ गई, जो आपकी मशीन जो आरा आपके कटिंग कर रहा था उसकी आरी भी तो घिस रही थी, ठीक है, और उसके अंदर जो मोटर लगी हुई थी उसके बेरिंग भी तो घिस रहे थे, ठीक है, मोटर आरा मोटर में चलता है ना, तो उसके अंदर जो चेन घूमती है, गरारियाँ घूमती हैं, वो भी तो सारी डिप्रिसिएट हो रही थी, तो उसकी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। अच्छा जी, इधर डाल दी हमने सेकंड कॉलम अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो मीन्स कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हमने सब को ऐड करके इधर लिख लिया, और एक फाइनल वैल्यू इन सब को ऐड करके जो फाइनल वैल्यू इधर नीचे लिखनी थी वो हमने लिख दी यहाँ पे। तरीकाकार ये है लिखने का, ठीक है। अच्छा जी, अभी देखें टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट, ये क्या बनेगी, सोचो सोचो सोचो।
देखिए जी, हमारे पास दो ही कास्ट थी, प्राइम प्राइम कास्ट और फैक्ट्री एफ ओ एच। डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स और इनडायरेक्ट कॉस्ट सबको सम कर देंगे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी, वो हमने यहाँ पे सम कर देना इसको, ठीक है जी। अच्छा, अभी ये टोटल फैक्ट्री कास्ट मैन्युफैक्चरिंग का ये तो हमारे पास हो गया, तो मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया है। टोटल फैक्ट्री कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कास्ट यहाँ पे हमने तैयार कर ली, सही है। अभी इसके अंदर अब देखें, अभी यहाँ पे हमने यहाँ तो जो निकाली है ना, पूरे साल की कास्ट निकाली। फिनिश प्रोडक्ट मतलब उसके साथ कंफ्यूज ना करें, वो मैंने आपको वैसे एग्जांपल देने के लिए जैसे कहती है, अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ तक समझिए कि आपने पूरे साल की कास्ट आ गई। अभी देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है। ये क्या चीज़ है कि आपके जब साल स्टार्ट हुआ था उस साल के कुछ जो सोफ़े, बेड, फर्नीचर वगैरह इन प्रोसेस में था वो इधर अमाउंट लिखें, और अभी जब साल क्लोज हो रहा है तो क्लोजिंग में फिर बेड सोफे बच गए होंगे, वो हमने इसमें लिखे। ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था माइनस करना है। अभी क्या करना है, ये जो ब्लैक वाले ये वाले स्टार को और इन वाले स्टार को प्लस करना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं कह रहा, गौर कर लें आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फ़र्क है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो आपके अभी तैयार है बेचने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तब बनेगी जब हम इनको बेच देंगे। अभी हमने क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लिया, ठीक है। इसको हम अभी बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सोफे हमारे तैयार कर लिए थे हमने, ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड सोफे हमारे तैयार हैं जी, बेड भी तैयार हैं, कुर्सियाँ भी तैयार हैं। अभी हम बेच लेते हैं इसको, ठीक है। इसको कैसे होगा, यही सैम्पल कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट मीन बेचने, सेल और परचेज वाला अकाउंट, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, वो देखें इनकम स्टेटमेंट वाला जिस तरह के हमने लिखते थे, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब वो साल जो 31 दिसंबर पे ऊपर आके कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 2009 पे ख़त्म हो रहा है, 2009 के ऊपर ख़त्म हो रहा है। अच्छा जी, सेल्स हमने सेल कर दी। सेल क्या किया हमने, सेल के अंदर क्या चीज़ आएगी, सेल के अंदर वो चीज़ आएगी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर के अंदर हमारे तैयार प्रोडक्ट पड़े थे ना, वो हमने बेच दिए। फर्ज करें 5 सोफे बेच दिए हमने, वो हमने सेल इधर डाल दी। सेल अगर डाल दी तो अगर फाइनल कॉलम में क्यों नहीं डाली अभी, इस वजह से कुछ जो हमारे कस्टमर हैं वो हो सकता है कुछ सामान वापस कर गए हों, तो इस वजह से सेल्स इधर डाल देनी है जो वापस वाली। याद रखिएगा कि फाइनल कॉलम के अंदर नेट सेल्स डाली जाती है। नेट सेल्स, नेट सेल्स में सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड्स मीन रिटर्न इनवर्ड आपके पास वापस आना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या है, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये कहाँ से आ गई है, ये देखें यहाँ हमने पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, ये वाला बनाया हमने, इसकी कॉस्ट आ गई, ये पूरे साल की कॉस्ट थी ना, ठीक है। वो हमने इधर डाली, हमने इधर डाल दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इधर डाल दी, ठीक है। अच्छा अब क्लोजिंग, अच्छा ये अब इसको समझें, ये क्या है। सपोज कि आपने अब आपका शोरूम है, ट्रेडिंग अकाउंट उसके लिए बना रहे हैं शोरूम। अब शोरूम के जब स्टार्ट हुआ ना साल, उसके ओपनिंग फिनिश इन्वेंट्री आपके पास बेड सोफे कुर्सियाँ वुर्सियाँ आपके शोरूम में काफ़ी सारे पड़े हुए थे, और उसकी कॉस्ट थी ये इतने के पड़े हुए थे, फर्ज करें कोई 1,00,000-2,00,000 के पड़े थे। फिर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो आपने इस साल तैयार हुए थे आपके कारखाने में, आपने ला के शोरूम में डाल दिए, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो भी थी वो सारी अब का आपके शोरूम का हिस्सा बन गई, सही हो गया। ऊपर वाले समझो वही उठा के इधर डाल दी। फिर क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री, सपोज के साल के अंदर अपने बहुत ये करते करते हम साल के एंड पे पहुंच गए, 31 दिसंबर पे पहुंच गए। हमने देखा कि हमारे पास कुछ जो बच गया मामला, कुछ सोफे बेड वगैरह बच गए, वो हमने माइनस कर देंगे, किस में से, इन दोनों में से माइनस करके ये कर देंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का सॉरी डिफरेंस नहीं आ जाएगा, ये तीनों का प्लस माइनस करके जो इधर हम लाइन के नीचे से लिखने की आदत है हमें, वो हम लिख टोटल करके इधर डाल देंगे फाइनल कॉलम के अंदर। अच्छा जी, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई क्योंकि अब हमने बेच दिए। अच्छा ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब बिक जाता है वाला सामान बिक जाता है तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है, ये एक्सपेंस होता है और ये हमारी कॉस्ट ही होती है। अच्छा जी, सेल्स वाला फिगर था ये, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाला ये था फिगर ये, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट पे आके क्लोज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए तो हमें ये क्लियर हो गया कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या फ़र्क होता है।
ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम जस्ट ग्रास प्रॉफिट पे आके छोड़ देते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इनकम और प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या फ़र्क था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या फ़र्क हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जस्ट हम जो प्रोडक्ट होता है, तैयार होता है, उसकी कॉस्ट तक काम करते हैं, कॉस्ट जस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जस्ट हम ग्रास प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने देखा हो कितना हम उसके साथ कितने सारे मामला करते हैं उसके अंदर। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डालते हैं, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, उसके बाद हम उसके ऊपर अदर इनकम ऐड करते हैं, टैक्स भी लगाते हैं, फिर जाके हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अलहदा से काफ़ी बड़ी है, तो ये कंफ्यूज ना कीजिएगा उसके। चलिए इंशाल्लाह सेकंड पार्ट को इधर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका इंशाल्लाह हम इसको इस मॉड्यूल को इंशाल्लाह एंड करेंगे। जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।